अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में हमेशा की तरह 3 क्वेश्चंस को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो हमारे आज के इस लेक्चर में 11th, 12th और 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बगैर किसी डिले के चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे आज के लेक्चर के पहले 2 रिव्यू क्वेश्चन 13.11 एंड 13.12। स्टूडेंट्स, आज आप इस व्हाइट बोर्ड पर 2 क्वेश्चन इकट्ठे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दोनों क्वेश्चंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चंस को पूछने का अंदाज बस मुख्तलिफ है, बाकी क्वेश्चंस का थीम, कॉन्सेप्ट और मतलब बिल्कुल हूबहू सेम है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि इन दोनों सवालात को आपके सामने इकट्ठे रखूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन और रिव्यू क्वेश्चन 13.11 सेज, हाउ वुड यू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस? आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफाइन इट्स यूनिट्स, और उसके यूनिट्स भी डिफाइन करें और ये बताएं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है। मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाऊंगा, ऑटोमेटिकली आप इसकी डेफिनेशन बताने के काबिल हो जाएंगे। आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद याद आ जाएगी। स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने ड्यूरिंग क्लास समझी थी। हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेट ए है। इस ए प्लेट पर लेट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और प्लेट है, प्लेट बी। इस प्लेट बी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है। अब जिस तरह से ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा रहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जमीन के साथ चिपका रहता है, जमीन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह इस ए और बी के दरमियान भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा इस नेगेटिव प्लेट के साथ चिपका रहेगा। ये नेगेटिव प्लेट पर पड़ा रहेगा, ये कभी भी खुद ही से उठ के पॉजिटिव प्लेट पर नहीं जाएगा। जैसे ज़मीन पर पड़ी पानी की बोतल खुद ब खुद कभी नहीं उठती। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे पॉजिटिव प्लेट यानी पॉइंट ए तक लेके जाना चाहते हैं, सो यू नीड टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। So, in order to bring this charge from point B to point A, the work done on this charge is called as the potential difference between these 2 points. ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी इसे इस पॉइंट बी से उठा के इस पॉइंट ए तक लिफ्ट करने के लिए जो आपने इस चार्ज पर काम किया, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called as the potential difference between these 2 points. तो चलिए स्टूडेंट्स, इस बात को डिफाइन करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर to bring a unit positive charge from one point to another in electric field is called as the पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, अब वो वाली डेफिनेशन भी जो बुक में लिखी हुई है, उस बुक में लिखी हुई डेफिनेशन को पहले आपके सामने लिखता हूँ, फिर अपना कॉन्सेप्ट उसी डेफिनेशन के एतबार से आपके सामने रख देता हूँ, जो कि हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्या होगी डेफिनेशन? एनर्जी सप्लाइड by a unit positive charge as it moves
from one point to another in the direction of electric field. स्टूडेंट्स, अब ये बात क्या है? आपने पिछला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज in order to lift it from one point to another point is called as potential difference. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ऊपर वाले हाई पोटेंशियल पे लेके जाएंगे तो क्या ये यहां पर रहेगा? आप जानते हैं ये यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव प्लेट से इसे रिपल्शन मिल रही है। इस रिपल्शन की वजह से स्टूडेंट्स इसे यहाँ पर रिलीज करने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राउंड से उठाई हुई कोई चीज, कोई मास छोड़ने पर ग्राउंड की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भागती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही भागेगा नीचे की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और भागते हुए जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। स्टूडेंट्स, ये वही एनर्जी होगी जो आपने इसे लिफ्ट करते हुए वर्क की फॉर्म में इसमें स्टोर करवाई थी। तो ऐसी बात का आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बना चुके हैं तो फॉर्मूला से यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जवाब में यूनिट्स मांगे गए थे। वर्क इज मेजर्ड इन जाउल्स पर क्यू, कूलम है तो जाउल्स पर कूलम, जिसे हम वोल्ट्स कह देते हैं, वी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो यूनिट्स आपने लिख दिए, लेकिन हमसे सवाल में कहा गया डिफाइन कीजिए। तो यूनिट्स को डिफाइन कर लें। वोल्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए अभी डिफाइन करते हैं। आप ये कहेंगे इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन on 1 coulomb charge in order to lift it from one point to another point, then the potential difference is 1 volt. स्टूडेंट्स, चलिए समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने इस चार्ज को यहां से उठाया और यहां तक लेके चले गए। लेट से चार्ज था 1 कूलम, और इसको यहां से उठा के यहां तक ले जाने के लिए आपने 1 जूल काम किया। तो इस केस में मैं ये कहूँगा इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट का था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी बात को उस एतबार से एक्सप्लेन करें जिस एतबार से डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखी है। तो स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो हम ये लिख सकते हैं इफ 1 joule ऑफ एनर्जी, if 1 joule of energy supplied by the 1 coulomb charge as it move between 2 points, then the potential difference between these points is 1 volt. स्टूडेंट्स, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आ गई आपके सामने कि अगर 1 जूल वो एनर्जी रिलीज करे, कौन? 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हुए, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, अब रहा हमारा 13.12 क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हम ये कह सकते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को एनर्जी ट्रांसफर भी कहा जा सकता है।
जो हम इस डेफिनेशन में भी कह चुके हैं कि ये वही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या ये वही एनर्जी रिलीज होगी जो आपने इसे लिफ्ट करने में ऊपर तक इसे दी थी। तो आप इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दें, डेल्टा वी वर्क ओवर क्यू जो लिख रहे हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और अगर आप एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें जो इसमें स्टोर होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो भी गया होगा। अगर पहले क्लियर नहीं था या अगर पहले क्लियर था तो रिकॉल हुआ होगा और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपने इसे एग्जाम में कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का 3rd क्वेश्चन और वैसे ये 13th रिव्यू क्वेश्चन है, यानी 13.13। स्टूडेंट्स, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? Define the units of capacitance. So my dear students, I have told you capacitance किसे कहते हैं? Capacitance is simply defined as the capacity of a capacitor to store charge at specific potential. किसी खास potential के ऊपर कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटेंस is simply defined as capacity of a capacitor to store charge is called as capacitance. तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर कैपेसिटेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? याद कीजिए, फॉर्मूला फॉर द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर आपने क्या बनाया था? आपने कहा था Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो ये जो C है कैपेसिटेंस है, कैसे लिखी जाएगी? Q बाय V, चार्ज स्टोर्ड एट स्पेसिफिक वोल्टेज, किसी खास वोल्टेज पे स्टोर किया जाने वाला, स्टोर होने वाला चार्ज। अगर एक कैपेसिटर इस तरह का है कि वो लेट्स से 5 वोल्ट्स पर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा कैपेसिटर है जो 5 वोल्ट्स पर कम चार्ज स्टोर कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो 5 वोल्ट्स पर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटेंस या उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम वाले से बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी के यूनिट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट आर गोइंग टू बी इट्स यूनिट्स? डियर स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स इसी फार्मूला से निकाले जा सकते हैं। Now Q is measured in coulombs, V is measured in volts, तो जिसे coulombs पर वोल्ट कहते हैं और ज्वाइन करके हम इसे फैरेड कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमसे सिर्फ नाम नहीं पूछा गया यूनिट्स का, हमसे कहा जा रहा है डिफाइन इट्स यूनिट्स। तो चलिए डिफाइन करते हैं, लेकिन डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर आप जानते हैं कि ये चार्ज के स्टोर होने से पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होगा, यानी दिस इज गोइंग टू बी द हाई पोटेंशियल, दिस प्लेट इज गोइंग टू बी द लो पोटेंशियल। अब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज के स्टोर होने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए तो ये ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। चलिए लिखते हैं, F 1 कूलम stored charge produce the potential difference of 1 volt, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad.
डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको अपनी क्लास में भी बता चुका हूँ कि दिस इज अ वेरी बिगर यूनिट, ये अच्छा खासा बड़ा यूनिट है। 1 फैरेड is very high, that is equals to 1 coulomb stored at the potential difference of 1 volt. That is why, dear students, we do not use capacitance of 1 farad normally in our daily life and in our calculations. हम इसलिए 1 farad नहीं यूज करेंगे। हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर्स स्टूडेंट्स यहाँ तो 1 माइक्रो फैरेड के होते हैं, 1 2 3 यानी माइक्रो फैरेड्स में होते हैं वो 10⁻⁻⁶, यहाँ वो नैनो फैरेड्स में होते हैं 10⁻⁻⁹ फैरेड्स, यहाँ डियर स्टूडेंट्स वो पीको फैरेड्स में होते हैं 10⁻⁻12 फैरेड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कितने हैं। यानी देखिए, हमारा मकसद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक कैपेसिटर में स्टोर करवाना, और हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के थ्रू स्टोर करवाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करवा सकते हैं प्लेट्स पे, तो अल्टीमेटली ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा चार्ज कैसे स्टोर करवाएं, यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएं? तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस के थ्रू भी पूछी जा सकती है। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ प्लेट्स। स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ प्लेट्स से क्या मुराद है? एरिया ऑफ प्लेट्स से मुराद है यानी इन कैपेसिटर की प्लेट्स का वो एरिया जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, यानी एक दूसरे के सामने है। समझाता हूँ कैसे। स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स एक दूसरे के सामने कुछ इस तरह से पड़ी होती हैं। ये एक प्लेट है, लेट्स से ये दूसरी प्लेट है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका फेसिंग एरिया जितना ज़्यादा होगा एक दूसरे के सामने, उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि इसी एरिया पे तो चार्ज स्टोर होना है डियर स्टूडेंट्स। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, ये चार्ज जो उस पर स्टोर होगा वो डिस्टेंस या सेपरेशन ऑफ प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में ये डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा? यानी अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाएं तो क्या ख्याल है, कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, अगर आप दो कैपेसिटर की प्लेट्स को जो क्लोज हैं दूर ले जाएं तो जाहिर है इन प्लेट्स पर स्टोर चार्ज की अट्रैक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी। सो अट्रैक्शन ही तो वो फोर्स थी जिसने चार्ज को इन प्लेट्स पर बाउंड किए हुए था। जब आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, इस सेपरेशन को इंक्रीज कर देंगे, तो इन कैपेसिटर की प्लेट्स पर इन चार्जेस को रोकने वाली फोर्स भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा चार्जेस भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे या इन प्लेट्स को छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे, यानी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी। स्टूडेंट्स, द लास्ट फैक्टर इज मीडियम बिटवीन प्लेट्स। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, डियर स्टूडेंट्स, इस मीडियम को एक और टेक्निकल नाम डाइइलेक्ट्रिक भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मीडियम का क्या रोल है? अगर तो बीच में पड़ा मीडियम कंडक्टर हुआ तो चार्ज फौरन पास कर जाएगा, यानी चार्ज कभी स्टोर ही नहीं हो पाएगा। चार्ज स्टोर तब होगा जब चार्ज को फ्लो करने की जगह ना मिले, यानी चार्ज रुक जाएगा अगर आगे कोई कंडक्टर मौजूद ना हुआ, पास होने की जगह मौजूद ना हुई। लेकिन अगर बीच में पड़ा मीडियम कंडक्टर हुआ तो चार्ज तो फ्लो कर जाएगा, यानी चार्ज प्लेट्स पर नहीं टिकेगा, नहीं स्टोर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो मीडियम
इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा जाए वो इंसुलेटर हो। जितना बेटर इंसुलेटर होगा वो मीडियम उतना चार्ज बेहतर स्टोर होगा, यहाँ से फ्लो नहीं कर सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता जाएगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज भी बढ़ती जाएगी। अब तीनों फैक्टर्स मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इस लेक्चर में फर्दर 3 रिव्यू क्वेश्चंस को स्टडी किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने अंडरस्टैंड भी किया। मिलूंगा अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।